IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि आज वर्ल्ड की 8th रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट की नंबर 1 लीग बन चुकी है, जिसके चलते आज बहुत ही कम टाइम में ये लीग रेवेन्यू के मामले में कई फेमस फुटबॉल लीग्स को भी पीछे छोड़ चुकी है, लाइक एरिडिवीजे, पोर्टुगीज लीग, टर्किश लीग and even the Argentine League with an estimated revenue of over $16.4 billion। थ्रिलर और सस्पेंस से भरे इस एक्शन पैक सीजन को पूरे ही इंडिया में खूब एंजॉय किया जाता है। बट वेट, व्हाट इफ आई टेल यू कि शायद आज IPL जैसी कोई लीग एग्जिस्ट ही ना करती, शायद हमें हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और कैप्टन शर्मा जैसे कई सुपरस्टार्स कभी मिलते ही नहीं अगर उस दिन सचिन तेंदुलकर को इंजरी ना हुई होती तो। अब आप लोग सोचोगे कि भला सचिन की इंजरी से IPL का क्या कनेक्शन हो सकता है? वेल, हो सकता है, और यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो लेट्स फाइंड आउट। तो ये कहानी शुरू होती है फ्रॉम द लास्ट मैच ऑफ द 1999 एवा कप, और अगर आपको नहीं पता तो ये एक मल्टीनेशनल ट्राई सीरीज होती थी जो कि उस टाइम पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में खेली जाती थी। तो उसी सीरीज के आखिरी लीग मैच में इंडिया और श्रीलंका आमने सामने होते हैं, जो कि इंडिया के लिए एक डू और डाई मैच था, क्योंकि श्रीलंका के पास उस मैच से पहले ही 2 पॉइंट्स मौजूद थे और उन्हें फाइनल में जाने के लिए या तो वो मैच जीतना था और या तो कम से कम मार्जिन से हारना था, और वहीं इंडिया के पास 0 पॉइंट्स थे। मतलब वो मैच जीतने के अलावा इंडिया के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। पूरी ही इंडियन टीम और फैंस भी इस मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, बट इन सब में भी सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो सचिन तेंदुलकर थे, और उसके पीछे भी एक रीजन था। दरअसल उस पूरी ही सीरीज में सचिन का बल्ला एकदम से खामोश था, जहां पर खेले गए 3 मैचेस में वो केवल 57 रन ही बना पाते हैं विद एन एक्सट्रीमली लो स्ट्राइक रेट। अब कहने को तो ये रिकॉर्ड्स इतने भी खराब नहीं थे, बट सचिन तेंदुलकर के स्टैट्स और कैलिबर को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खराब थे, जिसके चलते ये मैच उनके लिए भी एक परफेक्ट मौका था खुद को रिडीम करने का, जो कि द गॉड सचिन अपने ही टिपिकल स्टाइल में करते हैं। और उस मैच में श्रीलंका की क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने एक शानदार 120 रन की अमेजिंग नॉक खेलते हैं। That could be it. Tendulkar has scored his 23rd one-day international century. जिसके चलते इंडिया 50 ओवर्स में श्रीलंका को 297 रन जैसा एक बड़ा टारगेट देती है, जिसको चेस कर पाना उस टाइम पर लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था। पर श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या और अटापट्टू की अमेजिंग नॉक्स के चलते वो इंडिया को एक टफ फाइट बैक जरूर देते हैं, बट फिर एंड में अनिल कुंबले और रॉबिन सिंह की कमाल के स्पेल्स के चलते इंडिया वो क्लोज मैच 23 रनों से जीत जाती है। बट ड्यू टू देयर हायर नेट रन रेट श्रीलंका वो मैच हार कर भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, और वहीं इंडिया उस सीरीज से बाहर हो जाती है। बट अपनी इस कमाल की सेंचुरी के चलते सचिन को उस गेम में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जरूर दिया जाता है, जो कि एकदम नॉर्मल सी बात है, राइट? बट हियर द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि सचिन उस मैच में पूरी तरह से फिट थे ही नहीं। यस, यू हेard इट राइट, ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ माइनर बैक स्ट्रेन। अब जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि बैक स्ट्रेन इज द वर्स्ट इंजरी दैट अ क्रिकेटर कैन एवर हैव अलोंग विद द लेग इंजरीज, और सचिन के केस में तो ये इंजरी इतनी वर्स्ट थी कि उनको बैटिंग तक करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। बट क्योंकि इंडिया को उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, so he still decided to play with this type of injury, and the rest they say is history. And has scored his 23rd one-day international century. Fast forward to 2004, तो उस इंसिडेंट को आज तकरीबन 4 साल हो चुके थे, और इन्हीं 4 सालों के बीच में सचिन के करियर में कई चीजें घटी थी, जिसमें 2002 सिटी विन, The Champions Trophy shared between India and Sri Lanka, 2003 वर्ल्ड कप गोल्डन बैट और एशिया कप विन जैसे It's down the wicket, it's back past the bowler, that's 4 and India won the Asia Cup. कई अच्छे मोमेंट्स तो थे ही, तो वहीं दूसरी तरफ 2000 सिटी फाइनल और 2003 वर्ल्ड कप फाइनल जैसे That's in the air, should be taken. A World Cup for Australia.
कई और हार्ट ब्रेक्स भी शामिल थे। तो इन सब को देखते हुए हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि 2004 तक सचिन का करियर स्टैट्स वाइज तो बहुत अच्छा चल रहा था, जहां उस टाइम पर एक साल में 4 से 5 शतक मारना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहीं उसी टाइम पर सचिन सिर्फ ओडीआईज में ही 10 से भी ज्यादा सेंचुरीज मार कर बैठे थे, विच वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। तो अब उनके करियर में सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा होता है, जहां पर सचिन खुद को डे बाय डे, सीरीज बाय सीरीज इम्प्रूव करते ही चले जा रहे थे। 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला ये नौजवान लड़का आज इंडियन क्रिकेट का बैकबोन बन चुका था, और उनका खौफ तो उस वक्त इतना ज्यादा था कि सामने वाली टीमें भी बस यही कहती थी कि अगर मैच जीतना है तो सचिन को तो आउट जरूर करना पड़ेगा, वरना 100 to Sachin Tendulkar. बट जब सचिन का करियर अपने प्राइम फॉर्म पर चल ही रहा होता है कि तभी मार्च 2004 में वो एक बार फिर से इंजर्ड हो जाते हैं, और इस बार उन्हें कोई ऐसी वैसी इंजरी नहीं होती, बल्कि सीधा टेनिस एल्बो इंजरी होती है, जो कि कहीं ना कहीं उनके 1998 के बैक स्ट्रेन से ही एसोसिएटेड था। अब अगर आप में से कोई 90s किड है तो वो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता होगा कि कैसे सचिन की इस इंजरी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उस टाइम पर सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं थे, बल्कि ही वॉज अ नेशनल आइकन, जिनकी पॉपुलैरिटी और फैंडम अनमैचेबल था। एनीवेज, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो सचिन की इसी हॉरिबल इंजरी के चलते अब इंडिया को एक बहुत ही लंबे टाइम तक उनके बिना ही खेलना था, जो कि सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया का बैटिंग ऑर्डर टोटली सचिन के अराउंड ही घूमता था। अगर वो चल गए तो ठीक, और अगर नहीं चले तो इंडिया लगभग 70% मैच वहीं पर हार जाता था। तो अब इंडिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी। बट क्या इंडिया इस कड़ी चुनौती का सामना कर भी पाती है? वेल, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो साल तो इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट एवर साल था, जहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज में ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, फिर इंग्लैंड, पाकिस्तान और इवन साउथ अफ्रीका से सीरीज में डिफीट, एंड द वर्स्ट इन ऑल ऑफ देम गॉट नॉक्ड बाय पाकिस्तान इन द चैंपियंस ट्रॉफी। Oh, what a magnificent way to finish it. हार, शर्मनाक हार और बेइज्जती इंडिया के साथ वो सभी कुछ हो रहा था, जो कि कोई भी प्लेयर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और फिर क्या, इन्हीं सारे बैड सीरीज और रिजल्ट्स के चलते इंडियन टीम को फैंस और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी खूब ट्रोल किया जाता है, और यहाँ तक कि कई प्लेयर्स को तो गालियां तक खानी पड़ती है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया का ये हारने का सिलसिला वही नहीं रुकता। इनफैक्ट ये तो अगले 2-3 सालों तक कॉन्टिन्यूअसली चलता है, जहाँ पर इंडिया के हालात डे बाय डे, सीरीज बाय सीरीज खराब होते ही चली जाती है, और फिर इंडियन फैंस में इसी बढ़ती हुई चिंगारी को आग में बदलने का काम इंडिया खुद ही 2006 और 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आराम से करती है, जहां पर पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से और फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर इंडिया दोनों ही टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाती है, इवन विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड हिमसेल्फ, जो कि उन दोनों ही टूर्नामेंट्स में अपनी फॉर्म को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर आगे जो कुछ भी उस वर्ल्ड कप के बाद होता है वो तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे पूरे देश भर में क्रिकेटर्स के पुतले जलाए गए थे, कैसे उनके घरों पर पत्थरों की बारिश की गई थी, और कैसे कई क्रिकेटर्स और उनकी फैमिली को तो डेथ थ्रेट्स तक भी भेजे गए थे। वो काफी बड़ा और अलग टॉपिक है, तो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। एनीवेज, तो अब इन्हीं सारे तमाशे के बीच में डायरेक्टली या फिर कहें इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा नुकसान तो बीसीसीआई को ही उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ये बात लगभग उस टाइम की थी जब बीसीसीआई के पास उतना पावर और पैसा बिल्कुल नहीं था एज कम्पेयर टू नाउ, और ऊपर से जो हालात इंडियन टीम के उस वक्त चल रहे थे उसका भी बीसीसीआई की इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में बहुत बड़ा हाथ था, जिसके चलते अब इन्हीं सारी चीजों को ठीक करने और बीसीसीआई को वापस से बिल्ड करने की पूरी ही जिम्मेदारी उस टाइम के चेयरमैन ललित मोदी पर आ जाती है, जिन्होंने स्मार्टली इन सारी सिचुएशंस के बीच में पहले से ही एक ऐसा आइडिया सोच कर रखा था जो कि आगे चलकर पूरे ही इंडियन क्रिकेट को
हमेशा के लिए बदलने वाला था और वो आइडिया था आईपीएल का। बट ललित के दिमाग में ये आइडिया कोई ऐसे अचानक से ही नहीं आया था, बल्कि उसके पीछे भी उनके कई ऑब्वियस रीजंस थे। जैसे कि उस टाइम तक ओडीआई और टेस्ट का क्रेज फैंस के बीच में एकदम से ही खत्म होता जा रहा था ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग गेम टाइम। और वहीं दूसरी तरफ एकदम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड T20 फॉर्मेट अब धीरे ही धीरे फैंस का फेवरेट बनता जा रहा था, क्योंकि एक तो ये फॉर्मेट छोटा भी था और एंटरटेनिंग भी, और उनके इस आइडिया में फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉफिट था, जिस बात को ललित मोदी भी बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि उन दिनों इंडिया में एक प्राइवेट T20 टूर्नामेंट जिसे इंडियन क्रिकेट लीग कहा जाता था वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। फैंस से लेकर क्रिकेट प्लेयर्स तक को भी इस लीग में बहुत मजा आ रहा था, और सिर्फ मजा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स भी बहुत ही मोटा पैसा छाप रहे थे, जिसके चलते ये लीग धीरे ही धीरे पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस होता जा रहा था, जो कि बीसीसीआई और ललित मोदी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, एज ये लीग उनके लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता था। और इसीलिए बीसीसीआई इस लीग को ऑफिशियली अपने अंडर एक्सेप्ट करता ही नहीं है, और ऊपर से सारे ही इंडियन प्लेयर्स को भी इस लीग में खेलने से सख्त मना कर दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद ठीक इसी टूर्नामेंट की तरह कई नई टीम्स, रूल्स और प्लेयर्स के साथ बीसीसीआई 18 अप्रैल 2008 को अपनी खुद की ऑफिशियल लीग आईपीएल को स्टार्ट कर देती है। वही लीग जिसने आज इंडियन क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया है, वी कांट इवन इमेजिन। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट और प्लेयर्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर साउथ अफ्रीका 2015 पे वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर ओवेन मॉर्गन की कैप्टेंसी के बारे में जानना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।